एक वो पुरानी पिक्चर का गाना था ना, एक बहुत पुराना। एक बड़ा, एक शायद गायिका है, गीता दत्त का गाना है शायद वो, पता नहीं। उसके बोल ऐसे थे। दिल के ऊपर गाया है उन्होंने। दिल कमजोर होता है जब, या डर जाता है। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने ढूंढा न जाने कहाँ खो गया। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया अभी अभी हाल में। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं मर गया, कोने कोने ढूंढो। चूहा मरता तभी है जब आपके अंदर भय आ जाता है। भय, खोने का भय। तब चूहा मर जाता है, उसकी बदबू से आप फिर परेशान ही रहते हो। आप सब महसूस करेंगे कि आप इतने निर्भय हो गए कि अभी मृत्यु भी सामने खड़ी होगी ना, तो उसको बड़े प्यार से कहोगे, आ मृत्यु, चाय पिलाऊं, बैठ, इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से थोड़ा बतियाते हैं। बहुत दिन बाद आई, पहले पिछले जन्म में आई थी, बड़े दिन बाद पूरा जन्म लगा दिया तूने आने में। बैठ, थोड़ा बतियाते हैं जरा। ऐसी स्थिति हो जाने वाली है, पक्का बता रहा हूं मैं। आप में से कुछ की तो हो भी रही होगी ऐसी स्थिति। मृत्यु होगी बड़ी प्रसन्न। अरे ये माँ के बच्चे सही हैं, जहां पहुंच जाऊं थर थर कांपने लगते हैं। ये तो मेरा बड़े खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, चाय पानी को ही पूछ रहे हैं। मृत्यु कहेगी ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। यानी कि लेके नहीं जा रही अभी मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं, बड़ा मुश्किल से तो मौका मिला है मेरे को। ऐसे जिंदा दिल लोगों के साथ, कहाँ मुर्दे मर गिल्ले से लोग मेरे को देखते ही ले जाने से पहले ही मर जाते हैं। मेरे को मारने भी नहीं देते, पहले ही हार्ट अटैक आ जाता है उनको। अब ये हैं जिंदा दिल माँ के बच्चे, इनके साथ बतियाने में, इनके साथ बैठने में, इनके साथ खाने पीने में कुछ अलग ही रस आ रहा है। उधर यमराज जी चिल्ला रहे हैं, अरे मृत्यु कहाँ रह गई, इतने दिन हो गए तेरे को भेजे हुए, अभी तक वापस नहीं आई, कहा था उसको लेके आ जाओ। मृत्यु कह रही है यमराज जी से फोन करके, अरे यमराज जी इतनी भी क्या जल्दी है, देखा नहीं पृथ्वी पे कितनी बाढ़ आई हुई है, सारे तो रास्ते बंद पड़े हैं, कैसे जाऊं मैं इतनी जल्दी और कैसे लेके आऊं। तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है मृत्यु की यमराज जी से। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मृत्यु का अपनी ड्यूटी पूरी करने का दिल ही नहीं कर रहा, टाले जा रही है, टाले जा रही है, टाले जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है सरनजीत जी, जैसे किसी को इनकम टैक्स से एक नोटिस निकाल दिया, रिकवरी का, इनकम टैक्स ने एक रिकवरी का निकाल रखा है 5 लाख रुपए का, और जो पैसे वसूलने गया है वो निकल आया उसका दोस्त। अब वो पैसे रिकवरी की बात तो कर ही नहीं रहा, वो बचाने के रास्ते बता रहा है उसे, भैया ऐसे ऐसे बच जाएगा, तेरी बच जाएगी, चल छोड़, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा तेरी रिकवरी। वो निकल आया दोस्त। तो यही हाल मृत्यु का हो जाता है। पता लगा ये तो मित्र हो गई, अब क्या करें। बहुत बार फोन कर लिया यमराज जी ने। तो मृत्यु ने एक कहा, यमराज जी देखो मैं तुम्हारा सारा कहना मानती हूँ, एक बात मेरी मान लो। यमराज जी कहेंगे बोल बेटा, बोल मृत्यु, क्या, क्या। पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है मैंने, हाँ जैसा कहा वैसा करा है, पर अब की बार एक काम कह रही हूँ, जरा जिसको आप बुलाना चाह रहे हो ना, जरा उसे एक्सटेंशन दे दो, अभी मत बुलाओ। मेरा दिल नहीं है उसे लाने का, अब इतनी तो मेरी बात मानोगे ना। अब यमराज जी भी क्या करें, मृत्यु की बात तो उन्हें माननी पड़ेगी। मृत्यु के बिना तो वो कुछ भी नहीं कर सकते यमराज जी। ठीक है यमराज जी आते हैं, पर इस्तेमाल तो मृत्यु को ही करते हैं ना, बिना मृत्यु के कैसे ले जाएंगे। और बिना मृत्यु के ले गए तो भैया पूरा वहां पे उनके लोक में तो पूरा त्राही त्राही हो जाएगी।
कि जीवित शरीर को ले आए तुम अपने हमारे लोक में, सारा देवी देवता सारे नाराज कि क्या होगा। मजबूरी हो गई फिर मृत्यु की ना बात मानने की, यमराज जी को भी मजबूरी हो गई, अब क्या करें, मृत्यु से दोस्ती पक्की है। तो ऐसे बड़ा बड़ा लंबे समय तक डिले हो जाता है मामला। ये बात है सच्ची। मृत्यु का दिल ही नहीं कर रहा ले जाने का। इतने प्रेम करने वाले, इतनी आभावगत करने वाले, भला उसको कैसे ले जाऊं मैं। इतनी क्रूर तो वो भी नहीं है। कहते हैं मृत्यु बहुत क्रूर होती है, पर इतनी भी नहीं है क्रूर। खास तौर से सीमांत के बच्चों के मामले में तो इतनी क्रूर नहीं है। इसीलिए पता है क्या होगा, कुछ काल पहले आकर मृत्यु कान में आकर बता जाएगी, देखो ऑर्डर तो आ गए हैं आपके ट्रांसफर के, लेकिन थोड़ा टाइम है आपके पास, ग्रेस पीरियड, मेरी तरफ से ग्रेस पीरियड है। और मैं कह दूंगी ताला लगा हुआ था, मिले नहीं। जैसे सरकारी नोटिस आता है ना, वो मित्र निकल आया या उससे दोस्ती हो गई, कहेगा साहब वहां जाके रिपोर्ट करेगा वो ताला लगा हुआ था जी, घर में है नहीं, पड़ोसियों ने बताया बाहर गए मैं विदेश। तो कुछ दिन के लिए टाइम मिल जाता, 10-20 दिन का, महीने भर का। तो ऐसे भी होने की पूरी संभावना है। क्योंकि निर्भयता का प्रमाण है ये निर्भयता का ही कला चमत्कार है। और निर्भय कौन है इस संसार में, कोई बताएगा? हु इज फियरलेस? जो अटैच नहीं है संसार से, जी एग्जैक्टली, जी तोड़ा है परफेक्ट। जो अटैच नहीं है वही निर्भय है। एकदम परफेक्ट बात है ये। क्योंकि उसे कुछ खोने का डर नहीं है। हाँ जी, वही तो, खोने का डर है नहीं। क्योंकि खोने पर पीएचडी कर रखी है उसने, और पीएचडी करके पाया खोने को कुछ था ही नहीं। ऐ वही भ्रम में बिता दिए इतने साल। एक साधक ने टॉपिक चुना पीएचडी करने के लिए, खोना। पीएचडी करके थीसिस लिखते लिखते, देखते 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 थीसिस लिखी। उसने थीसिस लिखी कि भाई 4 साल लगाए खूब खोजबीन करने में, ये रहस्य समझ में आया, इस धरती पे खोने को तो कुछ है नहीं। जब खोने को कुछ नहीं है ये पता लग गया, तो अटैचमेंट तो फिर कहाँ, मतलब ही क्या है। अटैचमेंट तो तब है ना जब हमें शंका हो कि कोई चीज खोएगी नहीं। अभी मैं ठीक ठाक बात कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में आया हूं मैं, कोई वर्कशॉप चल रहा है, ऐसे ही बात करते करते मृत्यु आ गई मेरी, आपकी नहीं। तो फिर आप लोग क्या करोगे? रोओगे? दुखी होगे? क्या करोगे? दुख तो होगा, रोना भी आएगा। आएगा? तो फिर हाँ ठीक आएगा करो, थोड़ा। फिर ठीक करो। एब्सेंस वाला ये तो रोना। आएगा, तुरंत नहीं आएगा, मेरे को रोना आएगा। इसलिए आएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आएगा तो साकार स्वरूप से अटैच होने के कारण आएगा, राइट। अगर अभी से अभ्यास है, मेरे भीतर का जो निराकार है उससे साथ जुड़े हो, या मैं आपके भीतर के निराकार से जुड़ा हूं, तो फिर ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला। फिर एक समाधान होगा, पार्टी होगी, अरे घर वापसी, चली गई, फेयरवेल दोगे कि चलो इतने साल हो गए थे मम्मी पापा के पास से आए हुए, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, अब टाइम पे चले गए, खुशी की बात है।
पार्टी होनी चाहिए। और फिर क्या करोगे? चलो भाई ये शरीर का जरा निपटारा करो, इसमें से प्राण तो अब निकल ही गए हैं, इसको भी ठिकाने लगाया जाए। और वो भी कूल हेडेडली ठिकाने भी लगा दोगे? नहीं। यदि हम वो एक दूसरे के निराकार अस्तित्व से कनेक्टेड हैं तो मिसिंग फैक्टर तो नहीं होगा। हाँ, वो साकार तो से नहीं। थोड़ा जुड़े हो, मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा सा दुख होता है एब्सेंस का। वैसे कितना सुखद होगा ना, किसी वर्कशॉप के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए, तो इससे सुखद तो कोई घटनाक्रम मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता हम लोग साथ में। है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कितना मजेदार होगा, हा हा हा। क्या कल्पना कर रहे हो मैं। आमीन कह हम देता सब हूँ, साथ। खुद ही आमीन कह रहा हूँ। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं है, न शरीर से है, न शरीर से जुड़े संसार से है। और मैंने अपने जीवन में एक चीज बहुत पहले अपना रखी थी कि भाई बिना बुलाए कहीं जाएंगे नहीं, जो प्रेम से बुलाएगा वहां अपना थोड़ी देर के लिए जाएंगे। इससे बड़ी सारी जान छूट गई। खाम खा जाने का फिर कोई होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर समय नहीं है। अरे भाई, किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, 2-4 घंटे खराब होंगे, तो इतने में तो एक हम्म। आर्टिकल लिखा जाएगा, या कोई चिंतन मनन हो जाएगा, या कोई वीडियो वीडियो की सेटिंग हो जाएगी जो अपलोड करने में है। मेरा तो समय इन्हीं में जाता है। आजकल रोज 1:30 से 2 बज रहे हैं, क्योंकि इतने सारे वीडियो उसके थे, उनको सेट करना है वर्कशॉप के। और ये भी होते रहते हैं समय समय पे, उनमें काफी टाइम लगता है। कहाँ समय है रिश्तेदारी निभाने का? रिश्तेदारी तो निभानी है, पर किन से? सुपात्रों से। किसकी रिश्तेदारी निभानी है? एक जीवात्मा की, एक जीवात्मा के प्रति जो रिश्तेदारी होती है, बस वही निभानी है। हाँ, रिश्तेदार अगर इस स्तर पे हैं, उनसे भी निभा लेंगे। रिश्तेदार इस स्तर पे नहीं है, तो बहुत सीमित होगा निभाना। हम्म। बहुत सीमित होगा फिर निभाना, जिससे कुछ खराब भी ना लगे और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। टाइम है ही कहाँ वेस्ट करने के लिए। मेरे से मेरे फ्रेंड कहते हैं, वो आप देखते हो? क्या बोला उन्होंने? कौन सा सीरियल? मैंने कहा भाई मैंने तो खोले हुए ही महीनों हो गए टीवी, खुलता ही नहीं टीवी। समय कहाँ है? एक इतनी आपदाएं आ रखी हैं हमारे देश में, इतनी आफत है, इतनी उल जलूल हरकतें हो रही हैं। उनकी तरफ चिंता हम्म। करें या टीवी देख के मनोरंजन करें अपना? मनोरंजन के लिए क्या समय है हमारे पास? हम्म। हमारा तो यही एंटरटेनमेंट है, इंटरेक्शन विद सोल्स। इससे बढ़िया क्या मनोरंजन हो सकता है? और जब इंटरेक्शन सोल टू सोल होता है, तो फिर भीतर की सारी चीजों का आदान प्रदान होता है। कहाँ है समय? बिल्कुल भैया। जैसे हम संसारिक में अपना चित डालते हैं, उन दुखों को महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर इतना मतलब दुखों का भंडार अंदर आ जाता है। फिर उस भंडार को निकालने के लिए अपने जगदम्बा माँ के सहारे, जो माँ फुहारे की तरह वो फेंक रही है, ऐसे फुहारा जैसे पानी का फुहारा जाता है उसी तरह फेंकती है माँ। फिर उस फुहारे के द्वारा वो जो पीड़ा का जो बोझ है जो हमारे अंदर आया है, देखने पे, सुनने पे, समझने पे, वो सारा वो फुहारा धो देता है। फिर नॉर्मल हो जाते हैं हम। अब संसार में चित डालते हो ना, पता है क्या होता है? अभी जो हाँ मैं जी। बताऊंगा उसके बाद नहीं डालोगे।
संसार में अगर अटैच अपने आगे नहीं होंगे। आप अगर संसार पे फोकस करते हो ना, जी। तो कई सारे चूहे आके मर जाते हैं आपके घर में। लाना चाहोगे मरे हुए चूहे? नहीं, लाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। वही तो माँ निकाल देती है ना, फिर वो आ जाते हैं तो फिर साथ के साथ माँ निकाल देती है सारे चूहों को। बाहर साफ कर देती है माँ, बिल्कुल अंदर रहना देती नहीं है माँ। घर के अंदर टिकना नहीं देती, निकाल देती है पूरा। जगदम्बा माँ का जो फ्लो चलता है तो उससे सारे चूहे सब बाहर निकल जाते हैं, वो अंदर नहीं रह पाते आप बिल्कुल भी। बहन भरमाए ना किसी को। माँ नहीं निकालती, ये काम जी। हमारा है चूहे निकालने का। नहीं, मतलब वही कि माँ के सहारे हम निकाल रहे हैं ना, माँ के सहारे ही निकाल आप रहे ये हैं ना, बोलो ना, अगर अपनी हमारे। अपनी जिम्मेदारी को पूरा सामने रखकर बोलो। ये थोड़ी है हमारी पूरी पूरी की पूरी सहजी मंडली यही कहती है माँ कर देंगी, माँ कर देंगी। अरे माँ ये काम जी। नहीं करने वाली भाई, ये काम हमारा है। नहीं, काम तो हमारा है, जब माँ हमारे अंदर है तभी तो निकल रहा है ना, नहीं पूछ तो लो किसी हम संस्थाधारी खाली। सहजी से, 30 साल हो गए उसे कहते हुए माँ कर देंगी, माँ कर देंगी, आज तक तो नहीं करा। पूछो उनसे, वो बताएंगे जी। हकीकत में है नहीं क्या। करा। अरे नहीं, कहने का बिल्कुल मतलब, भैया, ठीक है। कहने का मतलब अपने कार्यों का क्रेडिट श्रीमाता जी को देना है, ये बात सत्य है। पर जी। माँ पे थोड़ी छोड़ देना, माँ तुम निकालो चूहे। माँ ने कहा बेटा मैं तो नहीं। प्रकाश, हाँ। मैं तो प्रकाश दिखा सकती हूँ कि कहाँ मरा पड़ा है अब अंधेरे में। मैं टॉर्च दिखा सकती हूँ, निकालना तो तुझे पड़ेगा। वही माँ के प्रकाश से ही तो हम निकल पा रहे हैं। हाँ यूं बोलो ना आप बहन, सबको भरमा हाँ देती जी, हो आप तो। माँ के माँ कर प्रकाश। देंगी, सब लोग निकम्मे होके बैठ जाएंगे। नहीं, माँ के प्रकाश से ही हम निकाल पा रहे हैं, जो माँ का प्रकाश हमारे अंदर है, जो उसी के द्वारा फिर हम सारे चूहे निकाल पा रहे हैं अंदर। श्री माता जी ने, माँ जो है ना तो ढूंढने में मदद करेंगी, वो भी काम हमारा है। माँ कहेंगी ठीक है, जी। ढूंढ तू, टॉर्च पकड़ के मैं खड़ी हूँ, तू जहां गएगा मैं टॉर्च हाँ दिखा जी। दूंगी। बस इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ वही। नहीं करती। ढूंढना भी हमें है, निकालना भी हमें है। हाँ वो प्रकाश दिखा सकती है, जी भैया। जिससे कि माँ का तो। कहीं पता लगा, जी। कहीं पता लगा चूहा खींच रहे थे, गला सड़ा पड़ा था, आधा टूट के वहीं रह गया, आधा बाहर आ गया। छी छी छी, कैसी बात कर दी मैंने, नहीं? और जी। सच्ची बात है, आधा रह जाता है अंदर और आधा ही निकाल पाते हैं फिर। ध्यान से निकालना पड़ेगा कि पूरा का पूरा निकल जाए, टूट ना जाए बीच में जी से। भैया, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है भैया, ध्यान से निकालना पड़ेगा। हाँ ये बहुत बार होता है, आधा निकल आता है बाहर को, आधा रह जाता है अंदर। बस दुर्गंध वहीं की वहीं। मैं निकालने की वही की मेहनत भी वही। करी और कोशिश भी करी, फिर भी आधा वहीं रह गया। तो ये भी बहुत जरूरी है समझना कि भैया समूचा निकालना पड़ेगा। अगर उसकी जरा सी स्किन भी रह गई तो भी बदबू आती रहेगी, क्योंकि जब तक हाँ, वो तो उसकी है स्किन ही। पूरी तरह ड्राई होकर लकड़ी नहीं हो जाएगी तब तक बदबू आती रहेगी लगा। आती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही अब बात है हमारी भैया। सुमेधा बहन कुछ सर्जरी वर्जरी करती होंगी, तो कुछ जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको तो पूरा ही निकालना पड़ेगा ना। बहुत महकता है भैया। हाँ। अच्छा बहन मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन वैसे अंदर जो ऐसे कैंसरस पार्ट होते हैं उनमें दुर्गंध भी तो होती होगी थोड़ी। बहुत, क्योंकि क्या होता है कि वहां का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है ना। हाँ तो सड़ सड़ अंदर जो जाता होगा ट्यूमर के अंदर। जो, हाँ, बीच का जो पार्ट है जहाँ खून नहीं जा पा रहा है वो तो पूरा सड़ जाता है, उसमें तो कीड़े भी लग जाते हैं कितनी हाँ बार। वही तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर होता होता तो फिर कैंसर ही कहाँ होता। वो तो उसे पूरी ऑक्सीजन मिलती रहती है, ऑक्सीडेशन तो होता रहता है लगातार उसका। वाइट ब्लड सेल भी जाता रहता है। सर्कुलेशन खत्म हुआ, सर्कुलेशन खत्म तो उसकी ऑक्सीजन भी खत्म, तो सड़न पैदा हो गई। बड़ा कठिन काम है भाई डॉक्टर वाला, जो सर्जन है बाप रे बड़ा डर लगता है एहसास करके। वैसे तो नहीं डर लगता, पर वो जो इतना गंदा गंदा सा काम होता है ना। हमारे मित्र हैं, एक दो मित्र, एक तो पेट के सर्जन रहे, उनसे बहुत बात करता था मैं।
दिलशाद गार्डन में जो है ना, कौन सा जीटीबी हॉस्पिटल, उसमें थे वो, सीनियर सर्जन थे वो पेट के। वो पता नहीं कैसी कैसी बातें बताते रहते थे। अब तो अमेरिका चले गए काफी दिनों से। अब पेट में तो समझ लो ऐसा है, हो बताते थे जो, क्या बताऊं मैं। इतनी दुर्गंध वाला वातावरण होता है, सर्जरी करने का मतलब है बड़ा दिल पक्का करके करना। हर एक के बस की नहीं है सर्जरी, भाग जाएंगे बदबू से। क्यों सुमेधा बहन, गलत तो नहीं करा? बिल्कुल सही भैया, क्योंकि आंत अगर अगर खुल गई है तो उसके बाद तो उसके अंदर क्या है सब जानते ही हैं। वो तो पूरा हाँ, साफ करके हाथ से निकालना पड़ता है। भैया मैं कुछ बोलूं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हाँ जी, जी बहन। भैया मेरे घर में 2 लोगों को कैंसर हुआ। मैंने उनकी जब वो लाइव थे तब मैंने कैंसर की स्मेल को किया है, महसूस किया है। बहुत खराब, बहुत गंदी स्मेल होती है। दो हाँ, लोगों को मेरे घर में था भैया। हाँ, और वो भी कम से कम 15-20 फीट से भी आने शुरू हो जाती है। मेरे को भी एक्सपीरियंस है इसका। भैया मेरे संग तो बहुत दुखदाई था। मेरे तो हस्बैंड को ही था। भाई अब क्या बताएं, सबके अपने अपने घटनाक्रम है हाँ, जीवन के। हाँ है बिल्कुल मुझे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जिसको है कैंसर, जिसके साथ जो तीमारदार है, जो उसका ध्यान रख रहा है, उसकी तो बहुत मट्टी खराब होती है। आई नो दैट वेरी वेल। हमारे मामा श्री थे, गुटखा खाया करते थे, मना कर करके थक गया, माने नहीं। अरे कुछ नहीं होता, तुझे नहीं पता, हो गया। उसके बाद तो उनके गाल में इतना मोटा सुराख हो गया था यहाँ, और यहाँ पर सुराख था, खाने से यहाँ से निकल जाता था। उन्हें 15-20 फीट से बदबू आती थी उनकी सड़न की, इतनी दुर्गंध। तभी तो मैं बोल रहा हूँ सुमेधा बहन, मैंने देखा है ना। और एक जी बार तो भैया। उनके किसी डॉक्टर ने कुछ करा, तो 350 कीड़े निकले। 350 कीड़े गिने हैं उन्होंने, घर के लोगों ने। इतने से हिस्से ये में तो कितने श्राप निकले? ही है। बिल्कुल श्राप है ये मुंह का कैंसर। ये तो ऐसा है ना कि व्यक्ति जल्दी मरता भी नहीं है बहुत और बहुत मुश्किल। झेलता है। और इतनी दुर्गति हुई उनकी, इतनी दुर्गति हुई, मानते नहीं थे ना। फिर मैंने उनसे कहा कीमो मत कराना, माने ही नहीं। बस कीमो जब शुरू हुई तो फिर तो उनका हो गया, 5-6 महीने मुश्किल से सरवाइव कर पाए। कीमो के बाद तो सबसे समझ ज्यादा लो। भैया परेशान, सबसे ज्यादा परेशान रेडिएशन बहुत बहुत दुखदाई होता है, बहुत खराब करता है। कीमो से भी ज्यादा परेशानी देता है रेडिएशन। बहुत कष्टकारी है वो तो, सारा दर्द बहुत होता है, जान वो बताते थे। मुझे तो सुनने में पता लगा, लेकिन जो झेलते होंगे उनके घर के लोग, सारे दिन दुर्गंध आनी, और उन्होंने हमेशा डिटॉल ही लगा के यहाँ फोया चिपका के रखना। बहुत बुरी हालत। और गुटखा ऐसे खाते हैं लोग जैसे वो बादाम रोगन हो। मैं तो हैरान होता हूँ यार, कैसे लोग खाते हैं ऐसी चीजें। भैया कैंसर के सर्जन भी गुटखा खाते हैं। अरे क्या रे ही रे बोला रे जाए। रे रे, अब तो फिर क्या हो सकता है? मैंने तो एक बार बोला कि आप क्यों खाते हैं, मुंह का कैंसर हो जाएगा, आप तो ऑपरेट करते हैं इतना। तो बोले मैंने उस डॉक्टर को बोल के रखा है, वो बहुत बड़ा अच्छा अच्छा सर्जन है, मुझे होगा तो वही करेगा। वाह, शहीद होने को तैयार है बिल्कुल, पर गुटखा ना छूट जाए। कारण भी कैसा शहीद होने का। मेरे ख्याल से कैंसर से ज्यादा पीड़ादायक कोई घटनाक्रम नहीं है शरीर में। अगर कैंसर हो जाए तो बहुत पीड़ा वाला घटनाक्रम है ये, क्योंकि चैन से रह भी नहीं पाता इंसान। मुझे तो लगता है सबसे कि जो गुटखा खाने वाले हैं वो लोग अपनी जिंदगी तो जी लेते हैं, पर जब खुद बीमार पड़ते हैं ना तो घर वालों को परेशान कर देते हैं। हाँ, तो उनके हेल भैया, बहुत हेल लाखों रुपए हेल ठिकाने करते लग हैं। गए थे। एक मेरे चाचा को हुआ था, वो भी गुटखा खाते थे। एक मामा को हुआ, एक मिलने वाले मित्र थे उनको हुआ। एक मेरे अभी लड़के को हो गया, वर्कर को, मैंने बताया था ना, पूरा गला निकाल दिया उसका। तो वो भी मानता नहीं था। सब पता है क्या कहते हैं, ये हम 20 साल से खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। मूर्खो, एक दिन तो होगा ही, कभी तो घड़ा जब भरेगा। होगा। कैंसर का डेफिनेशन ही यही है कि एक बार अगर कैंसर का सेल लग गया, आप छोड़ दो गुटखा खाना, वो स्टिमुलाई खत्म भी हो जाए तो भी कैंसर बढ़ेगा। उसके बाद कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि उतने पोर्शन की सप्लाई तो उसने चोक कर दी ना। हम्म। भाई सप्लाई तो उसे मिलनी बंद हो गई उस एरिया में। खैर, ये तो क्या बताएं लोगों की कहानी। तो बहन,
कैंसर जैसा ही है क्या? चेतना में भी कैंसर लगता अटैचमेंट। है। यस, इट इज कार्सियोजेनिक। इट इज कार्सियोजेनिक अटैचमेंट। और आप देखिए चेतना कितनी बुरी तरह कैंसर ग्रस्त है मानवों की। आज चारों तरफ देखो मानव की स्थिति। लोगों को देख के लगता है कि ये लोग कैसे जीते हैं, हमें तो थोड़ी देर के लिए भी कहीं अटैच हो जाए या लगा कहीं अटक गए हैं तो सांस नहीं आती, ये लोग तो जिंदगी गुजार देते हैं ऐसे। बुरी हालत में। मैं तो कमाल की बात है, देखता हूं कि हैरान होता हूं कि लोग समझना ही नहीं चाहते। एक तो ये कहें भी समझते नहीं है, इट्स ओके। एक है कि समझना ही नहीं चाहते, ये तो और बुरी कंडीशन है। इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता इलाज। तो इसीलिए तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा बहन कि मानवता किनके लिए है? जो सुपात्र है। एक नई डेफिनेशन। मानवता किनको दिखानी है, किनके लिए है? मानवता का कद्र किन लोगों के लिए है? जो सुपात्र हैं, इनोसेंट है। लेकिन जो चाहते ही नहीं है, वो सुपात्र भी नहीं है, तो उनके लिए मानवता जैसी चीजों का कोई मायने भी नहीं है। सही बता रहा हूं मैं आपको। मानवता का नया मायने मुझे समझ में आया है। इट इज रिलेटेड विद सुपात्र। सुपात्र इवॉल्विंग सोल के रूप में नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। यहां मैं बोल रहा हूं मानवता को नुकसान ना पहुंचाने वाले। बिल्कुल। वो सुपात्र भले ही वो एनलाइटेड ना हो, पर वो जागरूक तो है। दे आर अवेकन्ड, दो दे आर नॉट हाँ एनलाइटेड, ये दे आर अवेकन्ड। और ये अंदर से आ चुका है। एक स्विच ऑफ वाली बात ना यही है, लोगों के लिए स्विच ऑफ ही हो जाता है स्वयं ही। स्विच ऑफ ही है, अंदर बिल्कुल का ही ऑफ। कुछ सिस्टम काम करता है। अब जो जा रहे हैं जाओ भैया, तुम क्या करो? अब तुमने इतनी सारी मुसीबतें डाल रखी हैं और चाहते ही नहीं हो आप ठीक होना। आपके पास हम्म, कोई पेशेंट आए, डॉक्टर साहब ये हो गया, आप कहोगे बेटा देखो ऐसा ऐसा है, ये काम करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं डॉक्टर साहब ये तो मैं कर नहीं सकता। तो आप क्या कहोगे? जाओ घूमो, हम तो नहीं कर हम्म, कर पाएंगे आपका इलाज कोई। आप यही बोलोगे ना, या हम नहीं कर सकते, किसी और के पास चले जाओ। जी। भाई आपकी कंडीशन पे आपका इलाज तो नहीं हो सकता। तो जबरदस्ती संसार। वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमने तो इतना ही पढ़ा है, हमारे हिसाब से तो यही सही है, आप कहीं और देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हालत है कि अगर आपके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं, आपको लगता है अरे यार ये फंसे हुए हैं, तो आपको हैरानी होगी, अरे वो तो समझना चाहते ही नहीं है। तो जो समझना नहीं चाहता उनका आप कर क्या लोगे? हम्म। तो दिल पक्का करना पड़ेगा। अब दो ही तरह के लोग अब आ रहे हैं भैया, या तो जो सुपात्र हैं या तो जो बहुत जेलस हो रहे हैं। वो तो बहन देखो, जहां शहद होगा वह भिनभिनाती मक्खियां तो पहुंचेंगी। जेलस लोग कौन होते हैं? वो आपके एडमायरर ही तो हैं। जेलसी इज सम सॉर्ट ऑफ एडमिरेशन इन अनदर फॉर्म। जेलसी को समझो तो आपको पता लगेगा, नहीं तो यार ये तो एडमायरर हैं, ये तो मेरे सारे। क्योंकि जो आपकी क्वालिटीज हैं उन्हीं से जेलस कर रहे हैं। आपके दुर्गुणों को नहीं देख रहे वो, आपकी क्वालिटीज को देखकर जेलस हो रहे हैं। इसका मतलब दे आर अप्रिसिएटिंग योर क्वालिटीज। डेफिनेटली, 100%। तो आपको आनंदित होना चाहिए यार, ये तो अप्रिसिएट करने वाले हैं। हाँ उनका तरीका भिन्न है, पर उनकी इंटेंसिटी हाई होती है। जेलस पीपल्स आर हैज jealous people have high intensity of appreciation in a different way. आपको प्रेम करने वाले आपको इतनी तीव्रता से अप्रिशिएट नहीं करने वाले। जेलस तो बड़ी शिद्दत से जेलस रखता है। तो शिद्दत का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ अप्रिसिएशन।
इसको ऐसे समझना है। मतलब ये कोई मानने वाली बात नहीं है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दे आर मिसिंग दोज क्वालिटीज इन देम, दैट्स व्हाई दे आर जेलस। वो चाहते थे कि वो क्वालिटी उनके अंदर भी हो, पर है नहीं। जेलस होके बता रहे हैं कि हम अपने से नाराज हैं, ये वाली चीजें हमारे अंदर नहीं है। और वो बदले में बहुत फिर क्या चाहते हैं कि आपकी वो क्वालिटीज नष्ट हो जाएं, जिससे आप भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाओ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज एप्रिसिएशन, यू शुड relish दैट, यू शुड relish दैम। क्या अच्छा, इतने सारे हैं, चलो मजा आ गया, यानी कि कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब यू आर डूइंग वेल, दैट्स व्हाई दे आर जेलस। यू शुड टैप योर बैक, जैसे कहते हैं ना, कमर थपथपा दी अपनी खुद की, हाँ भैया कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो जेलसी है। ये भैया बहुत सुंदर बात आपने कर दी आज। मतलब एक और परसेप्शन हमारा चेंज हो गया। नहीं मतलब जिस क्या- चीज से हमें परेशानी होती है कि भी हाँ ये जेलसी फील कर रहे हैं हमारे साथ, तो मतलब वी फील बैड। लेकिन अब एकदम से परसेप्शन हमारा चेंज हो गया कि अब हमें अपने लिए अच्छा लगेगा कि अच्छा इसका मतलब हमारे अंदर कुछ है। हकीकत है, दैट्स आप ग्रेट। आप चिंतन करके देख लीजिएगा। और एक खासियत और बता रहा हूँ जेलस पीपल की, आपसे गोंद की तरह चिपके रहेंगे, दूर नहीं होने के। सबसे ज्यादा उन्हें एक एक बात जाननी होती है। खोद खोद के जाननी है हर चीज, कब उठते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, क्या लेते हो, कितना कमाते हो, सब जाननी है उन्हें। फेविकॉल लगा के बैठे हैं आपके साथ में चिपके हुए वो, पूरी जासूसी चल रही होती है, 6 रिश्तेदारों को इसी काम पे लगा रखा है, क्योंकि दे आर लैकिंग दोज वर्च्यूज इन themselves, और अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे हैं वो लगातार। तो उसको खत्म करने के लिए, उस जो इन्फीरियोरिटी है उनके अंदर, उसको बैलेंस कैसे करेंगे कि आपके गुणों को खराब कर दें। दे वांट टू डिस्ट्रॉय योर ट्रेट्स, वर्च्यूज को खत्म कर देना चाहेंगे, बदनाम कर देंगे। खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहेंगे कि 6 लोगों में बदनाम करेंगे, देखो ऐसा ऐसा कर दिया। और झूठी मूठी कहानियां चलेंगी फिर, जब मतलब कुछ भी बोलेंगे फिर। अब आप देख लो, बेचारा हमारा प्रधान सेवक, आज तक नेहरू जी के कारण ही राजनीति चल रही है। नेहरू जी को गए हुए कितने साल हो गए, पीछा छोड़ता नहीं नेहरू जी का, क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा काम कर गए। इसके अंदर हमेशा खलता रहता है, मैं भी तो नेहरू जी जैसा होता काश। तो उन्हें बुराई कर दो, वैसा नहीं हूं तो। कब से पकड़ रखा है नेहरू जी को, 10 साल हो गए सुनते हुए। मैं तो सोचता हूँ अगर नेहरू जी ना होते तो ये बेचारा करता क्या, इसकी तो पॉलिटिक्स जीरो हो जाती। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बुरी तरीके से जेलस होते हैं, बहुत बुरी तरीके से। वो उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो शर्मिंदा ना महसूस करें। इसलिए आगे से भी मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जितने जेलस लोग हैं, वो समस्या नहीं है, बस एक ही समस्या है कि आप उन्हें अपने से थोड़ा दूर रखो। क्योंकि उनका एक ही कार्य होगा, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको डिस्टॉर्ट करने का ही प्रयास करते रहेंगे पूरी जिंदगी। एक चीज से तो आप प्रसन्न हो जाओ कि जेलस हैं क्योंकि मेरे पास क्वालिटीज हैं, लेकिन बी कॉशियस, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दोज पीपल। उनसे डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि दे वांट टू डिस्ट्रॉय, दे वांट टू डिस्टॉर्ट योर क्वालिटीज अमंग पीपल। हालांकि कर नहीं पाएंगे, पर उनकी जो इन्फिनिटी है, उनके कारण वो ऐसा करने की पूरी जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। कुछ का कुछ बोलेंगे, कुछ कहानी सुना देंगे इधर उधर की। आई हैव सीन। क्योंकि उनके अंदर 2 4 चूहे नहीं मरे हुए, पूरी मरे हुए चूहों की कोठरी है उनके पास में। पुराने घरों में कोठरी होती थी ना।
उनके घर में बहुत सारे चूहे मरे पड़े हैं, इकट्ठे हुए पड़े हैं वो चूहे। इसलिए उन्हें कष्ट है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी बदबू में रहे हैं और बदबू में ही मर जाएंगे। वो निकालने लायक भी नहीं है, अपने चूहे निकाल भी नहीं सकते वो। तो एक समस्या उनके साथ ये भी है कि वो आप सक्षम हो, पर वो सक्षम नहीं है। उनकी गति वैसे ही होनी है, एंड ऐसे ही होना है जीवन का। तो इसलिए डिस्टेंस, बिना किसी घृणा के आइडियल डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड। क्योंकि आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे, इसलिए डिस्टेंस बनाना जरूरी है। कोई भी हो, चाहे एक्स वाई जेड, मित्र भी हो सकता है, आपका कुलीग भी हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड। उसके लिए जरूरी नहीं कि रिलेशन ही हो, कोई भी। बस यहाँ पे थोड़ा देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं इन ऐसी चीजों से गुजरा हूं, और गुजरने के बाद मुझे ये समझ में आई, मेक ए डिस्टेंस। क्योंकि आपकी जो आनंद है, आपकी जो खुशहाली है, वो झेल नहीं सकते, उनको बहुत कष्ट है। क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग है, आप उनके हिसाब से जीते नहीं। यही उनकी बुराइयों का आधार है। आपकी जो बुराई करते हैं वो अपनी कंडीशनिंग के आधार पर करते हैं। वो जेलस हैं इसीलिए कि आप, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनसे ही जेलस हैं वो। और मजा आता चला जाएगा। मुस्कुराना चाहिए, अच्छा आया एक और। बुराई कर रहा है तो उसे तारीफ समझो। जो चार आदमियों में आपकी बुराई कर रहा हो, आप समझ लेना चार आदमियों में आपकी तारीफ ही हो रही है, बुराई नहीं हो रही है। यू विल एंजॉय। मेरे साथ तो बड़ा ही मजेदार होता है। मुझे तो पता होता है ये सामने बैठे हुए लोग पीछे पीछे बुराई करते हैं मेरी, मैं उनको बड़ा मजा आ रहा होता है मुझे, आहा और करो। और सामने मीठे मीठे बोल रहे होते हैं। पर हर चीज का एंजॉय करना आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आता है ना, आप कभी कभी रिलेशन में मूव करोगे तो ऐसे लोग तो आपको चारों तरफ मिलेंगे ही। लेकिन अब आपके अंदर जागरूकता आ गई तो आपको पता भी चल रहा है, अच्छा ये सारे लाइन से बुराई करते हैं ये, और आपके सामने आपकी खुशहाली से गले भी मिल रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। तो कितना मजा आता है ये देख के। मुझे तो ये देख के बहुत मजा आने लगता है। हाय, इनके दिल पे कितना कष्ट आ रहा होगा कि करनी थी बुराई और तारीफ करनी पड़ रही है सामने, अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ रही है, कितना भारी समस्या हो रही है इनके साथ में। है प्रियंका, कितना भारी कष्ट है बहुत। कि करनी तो होती है बुराई, पर मजबूरी में करनी पड़ रही है तारीफ, मीठी मीठी बातें करनी पड़ रही है मजबूरी में। तो कितनी दयनीय दशा है उन लोगों की, सोचो ऐसे लोगों की। और अंदर और से ऐसे ज्यादातर रिश्तेदार ना जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है ना, उस पे बहुत ज्यादा जलते हैं। हमसे कुछ कहा नहीं, कोई डिमांड नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, क्योंकि तो बहुत उनका, तकलीफ में आ उनकी जाते हैं। ईगो, उनकी ईगो सेटिस्फाई तब हो सकती है जब आप अपना रोना रो दो कोई उनके सामने, अपना कोई दुख हाँ। तकलीफ। हाँ प्रियंका, होता हाँ, क्या मैं है। वही कह रही थी भैया कि एक्चुअली में उनके जब सक्षम सक्षम लोग को नहीं देख पाते हैं। कोई भी इंसान चाह रहा है, आजकल संसार में चाह रहा है कि मेरे से कुछ सब चीज के लिए बारे में परमिशन ले या फिर चर्चा करे तब जाकर डिसीजन ले। आपने अगर अपना डिसीजन खुद लिया, जेलिसी वहीं से शुरू होती है फिर। उनके तो कान तरस जाते हैं ये सुनने के लिए कि कोई अपनी परेशानी बता दे। तड़पते हैं, हाय वो भैया हमारे मुंह से निकल जाए, ऐसी परेशान है हम।
घर बस क्या, मैंने तो वर्क प्लेस में देखा है, हमारे कंसल्टेंट थे जिन्होंने मुझे कैंसर सर्जरी सिखाई। काफी अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। अचानक से मुझे समझ में नहीं आया, वो बात ही नहीं कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, या कुछ एकदम टेढ़ा टेढ़ा कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है कुछ होगी उनकी वैसी स्थिति। उसके बाद काफी मतलब कुछ महीनों बाद अभी मेरा दोबारा से फिर कोलकाता जाना हुआ, तो मेरी एक फ्रेंड ने कुछ सजेशन दिया मुझे कि तुम कुछ पर्सनल लाइफ में कि ऐसा करो। हम बोले छोड़ो, उतना चिंता करने का जरूरत नहीं, जैसा होना होगा हो जाएगा। तो उसने बोला कि तुम सर को भी वैसे ही बोल देती हो, वो तुम्हें सजेशन देते हैं इसीलिए वो तुमसे गुस्सा जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा वो सजेशन देते हैं, मैंने उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इसलिए उन्होंने बात करना बंद कर दिया। एग्जैक्टली इन द सेम वे। वो तो उनका तो बहुत ईगो तड़प रहा है ये सुनने के लिए कि हाँ ये एक बार अपनी परेशानी का जिक्र तो कर दे। हम फिर बड़े बड़प्पन के साथ में उसकी कोई राहत वाली बात दिखाएंगे, हाँ देखो ऐसे कर लेना, कोई सलाह दे दें, तो छटपटाते हैं। जैसे बिन पानी की मछली बाहर निकाल के कैसे तड़पती है पानी से निकलने के बाद, ऐसे लोग छटपटा रहे होते हैं भाई। एक इंडिपेंडेंट पर्सन को झेल पाना बहुत कठिन काम है। खास तौर से रिलेशन में तो कोई झेल ही नहीं पाता इंडिपेंडेंट पर्सन को। तो ऐसा लगता है कुछ लुट गया उनका, सब कुछ लुट गया, लुट पिट गए। क्योंकि वो तो इतनी बुराई कर चुके हैं आपकी, उस बुराई के हिसाब से तो आप हर समय रो रहे होंगे। चारों तरफ जो आपके बारे में फैलाया है उन्होंने, उस हिसाब से तो यह है कि आप बस आंसुओं से भरे हुए होंगे, हर समय रोते ही होंगे। और आपके चेहरे पे आ रही है स्माइल और मुस्कुरा रहे हो और खुश हो, तो उनके तो कलेजे पे तो बर्छियां चल रही हैं लिटरली। ऐसी बर्छियां चलती है ना, आहा हा, पूछो मत हाल। मैंने देखा है वो भी हाल, वो भी सीन देखा है। सारे आपने उनके क्या कहते हैं मंसूबों पे पानी फेर दिया प्रियंका, ये तो तुमने बहुत गलत काम किया। झूठ मूठ का ही कष्ट वष्ट दिखा देती। और इधर हमारे महान सह जी हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई आ जाए पूछने कि टांग में दर्द है क्या कर ले। वो भी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं हमारे तथाकथित संस्थाधारी। पुराने वाले संस्थाधारी तो बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, कोई आके हमसे पूछ ले, हम कुछ बता दें उन्हें। इनका भी यही हाल है। सेम अब सेम। देखो ना, उनको भी बर्दाश्त नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस के साथ में आप राइज कर रहे हो ध्यान में, नहीं झेल पा रहे उस चीज को। उनके ऊपर तो प्रश्न कर दिया आपने ऐसा इंडिपेंडेंट होके कि भाई हमारी सत्ता में से बाहर कैसे निकल गया ये। हम तो इसे डरा धमका के और वो करके रखते थे, प्रोटोकॉल से बाधित करके रखते थे, ये कैसे निकल गया आगे को। उनको भी बड़ा पीड़ा है। ऐसे रिश्तेदार और ऐसे सहजी एक ही बराबर है। अब वो भी रिश्तेदार है और ये भी रिश्तेदार है, श्रीमाता जी ने कहा ना, नए रिश्तेदार हैं ये। हम्म। स्वभाव दोनों का एक सा ही मिलेगा ऐसे रिश्तेदारों का। अब किसी ऐसे के पास जाके अपनी पीड़ाएं विड़ाएं बता दो, उनके दिल में बड़ी राहत सी पहुंच जाती है, अब आया मुर्गा, अब मैं इसे जरा चलाऊंगा, या ये कर हड़काऊंगा। वो पूछेगा भाई साहब ये किया था मैंने, अब बताओ क्या करूं, फिर मैं कुछ और बता दूंगा। हाँ ऐसे ऐसे सपने देखते हैं और ऐसे ही करते हैं। अब हमारे सदगुरु देखो कैसे टोटके बताते रहते हैं लोगों को, सुना है उनके टोटके नए नए। कमाल कई बार कर तो दिया मुझे आपने। इतनी हंसी आती है कि मतलब पूरा दिल खोल के हंसने का दिल करता है, ऐसे ऐसे टोटके बता रखे होते हैं।
ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, हैरानी होती है मुझे भी। सच बताओ, मुझे तो लगा ये सहजयुग के निर्मल बाबा है। पक्के वाले। उनके एक आध बार कभी, हालांकि मैं मना नहीं करता, वो मिशन 1000 में कोई ना कोई उनका भक्त डाल देता है, मैं मना नहीं करता, अच्छा। कि मैं एक मान के चलता हूँ, चाहे कोई कैसा भी है, श्री माता जी को मत्था टेक रहा है ना, ठीक है चलने दो। हाँ, हर प्रकार के ग्राहक हैं, दुकानदारी सबकी चलती है, खरीदने वाले अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, तो जिसको जिससे राहत मिल रही है चलने दो काम, कोई दिक्कत नहीं है। पर बातें सुन के तो मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा यार ये क्या क्या बातें बता देते हैं, कहीं की कहीं रगड़ दी बिल्कुल। ये जैसे वो नहीं डाला था मैंने आज, वो बड़ा सा माथे पे वो चिपका के रखता है वो पेंट सा करके, आज डाली थी ना मैंने। हाँ हाँ, वो बिल्कुल बाबा बहुत भक्त है उसके, बहुत भक्त है। बहुत बहुत हाँ, बेवकूफ है वो, बहुत बड़ा। हमारे हमारे सदगुरु जी भी बिल्कुल उसी लेवल के हैं, वो ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं, मैं कहूँ यार इसमें लॉजिक कहाँ है, इसमें मतलब किस लिए आखिर, क्यों, अब चलने दो सब कोई कहाँ से चीज आते हैं ऐसे? है। वो बोला बड़ा ना, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। मतलब कुछ भी बता दो, कुछ भी, ऐसी स्थिति है। सुनने वाले भी मूर्ख है भैया। वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख को तो फिर भी आपने कहकर इज्जत बख्श दी, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। मूर्ख का भी एक कैटेगरी है, और उसमें एक संभावना छुपी है कि कहीं मूर्ख थोड़ा सा ठीक भी हो सकता है, पर जहां गौन केस है तो ऐसी ऐसी कहानियां लंबी लंबी, मतलब कैसे, क्योंकि एक चस्का लग गया, चस्का, क्या हम बता देंगे, हमसे कोई पूछ ले। अब मेरा तो बिल्कुल उल्टा है, कोई पूछता है ना, मेरे को तो आती नहीं है, कुछ नहीं आता। वास्तव में सरनजीत जी कुछ नहीं आता, क्या जुगाड़ बताऊं उन्हें मैं, जुगाड़ मुझे समझ में आते नहीं कभी भी। लेकिन ये टास्क बहुत अच्छा है। देखिए, 6 महीने तो गोबर साफ किया, फिर कटरा में मिले। अब 6 महीने मरे हुए चूहे को साफ करके नावला में मिले। लोनावला में ये चूहे निकाल के आना। अब अब यूट्यूबर वाला समझेगा ये लोग करता क्या यार, किस तरह की सफाई, गोबर की सफाई, फिर मरे हुए चूहे की सफाई। जो आधे बात है, जो भी कहते आधे आधे अधूरे सुनेंगे ना भैया, उन लोग को बहुत दिक्कत होगी। मेरे को फिर कहेंगे पहले गोबर साफ करने की बात करते थे, अब चूहा हटाने की बात कर रहे हैं। मरा हुआ चूहा। फिर सबका स्क्रिप्ट रेडी होगा ऐसे वाला। पहले है। हमारे अंदर बहुत सारे चूहे थे। डेजी दीदी को और अब हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते गए वैसे वैसे हमारे चूहे निकलते और मरते गए। लगता है 13 वर्कशॉप में मैंने चूहा तो हिट है। मैंने, मैंने इस अपनी बार। विशुद्धि से मरा हुआ चूहा निकाला। हाँ, फिर हमें यूट्यूब पे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, चूहे का मतलब ये है, गोबर का मतलब ये है, कॉन्वर्सेशन में यहाँ आप पे हम देंगे यहाँ नहीं, पे किसी भी ढूंढ लो। जानवर के साथ अत्याचार नहीं किया गया है, डिस्क्लेमर देना हो। हम कहेंगे ढूंढ लो, हम नहीं देंगे डिस्क्लेमर। पुराने वीडियो हाँ, देखो, मिलेगा। वो कह थोड़ी तो रही थी टीना समझ कि मैंने में। सारा जयपुर का वीडियो दोबारा सुना ताकि मुझे गोबर समझ में आए। ने बताया था किसने, टीना हमारी टीना टीना। ने, टीना बहन ने कहा था ना। हाँ जी, मैं सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रही सी। आज वो है नहीं। थी तो पहले, अभी पता नहीं, पहले तो ज्वाइन तो किया था। आज के सेशन का असाइनमेंट मरा हुआ लग रहा चूहा। मरा चूहा बहुत बेस्ट है एकदम। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनीता बहन, सब मैं तो ये कह रहा था भैया, अब लोनावला जाने वाले बहुत मुश्किल से ही होंगे, अब तो इतने सारे आ गए, अभी तक तो बहुत सारे हाँ, लोग नाम आ चुके हैं देखो, मेरे पास।
हाँ हाँ। भैया बुकिंग करा लें। डेट तो फिक्स है। डेट्स तो हाँ दे दी। डेट तो फिक्स है। हाँ फिर डेट तो हाँ दे मतलब दी। टिकट तो बुकिंग करा करा, ली। बुकिंग करा बिल्कुल के रख लेते। कराएंगे, इसीलिए तो दिए हैं कि मैंने देखा कि पिछली बार दिक्कतें आई इसमें कटरा वाले में, बहुत से लोगों को लास्ट मोमेंट पे रिजर्वेशन मिला तो किसी को RAC मिला। हम्म, भाई 6 महीने हैं, दिक्कत। तसल्ली से आराम से कराओ। और शादियां वादियां भी एंड में होती नहीं है। अब होती हैं तो कुछ हम्म, ना कुछ तो चलता रहेगा संसार में, हम कहाँ तक देखेंगे उन चीजों को। अब सब चीजों का कहाँ तक देखा जाएगा। कभी पेपर भी आएंगे तो कहीं शादियां होंगी, कोई बर्थडे होगा, वहां तक कहाँ तक देखा जाएगा इन सब चीजों को। जो आ सके ठीक है, नहीं आ सके तो भी ठीक है। क्योंकि जो आ रहा है वो भी सामूहिक है, जो नहीं आ रहा है वो भी सामूहिक है, कोई मिसिंग फैक्टर तो कहीं है नहीं। मिसिंग फैक्टर कहीं नहीं है, कोई नहीं आता है तो भी मिसिंग नहीं है। क्योंकि एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जुड़ाव का, वो सबको मिलता ही है, बराबर मिलता रहता है लगातार। और कोई अगर आपके जूम वीडियो में इतने भी जल्दी आ जाते हैं, इतना जल्दी है। आप वीडियो डाल देते हो भैया, वीडियो इतना जल्दी आप डाल देते हो। बहुत मेहनत लगती होगी ना, तुरंत तुरंत डाल रहे हो। मैंने मैंने बताया कहा ना जो कि नहीं। कल कल रात में, हाँ, परसों रात में 3 बजे सोया, कल मैं 2 बजे सोया। डेली मैं देर तक जाग के काम करता हूँ, क्योंकि दिन में इतना काम हो नहीं पाता ये वाला। क्योंकि ये तसल्ली से रात में होता है, लगभग 9:30 10 बजे शुरू होती है मेरी ये सारी चीजें, तब जाकर पता नहीं कितनी देर तक चले काम। लेकिन ठीक है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये अमानत है आप लोगों की। एक का तो मुझे अभी तक दुख है, वो जो वहां वाला पूरा सेशन गायब हो गया था। जून के जो वर्कशॉप हुआ था उसके बाद वाला सेशन पता नहीं कैसे कहाँ गायब हो गया, वो कब डिलीट हुआ पता नहीं। तो मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए। तो आप लोगों की अमानत है ना, इंटैक्ट रहनी चाहिए। आप लोगों की क्यों, पूरी यूट्यूब वॉचर्स की है अमानत ही है, ये मेरी तो है नहीं। मानवता की अमानत। मानवता तो नहीं कह सकता मैं। हाँ, तो पात्रों के। सुपात्रों की मानवता तो बाद में समझ में आती है, जब आप उसमें रच बस जाते हो तब आप समझ पाते हो कि मानवता क्या है और अमानवीयता क्या है। ये तो किस्सा है पूरा। और अब समझ में आने के बाद कैसा लगता है? बहुत लगता है हल्का। कहाँ फंसे हुए थे। इतना फ्री लगता है, अभी लगता है कहीं भी अगर अटक गए थोड़ी भी देर के लिए ना, तो छटपटाहट होने लग जाती है। नहीं, बहुत ऐसे लगता है यार, इतना इजी था ऐसा वाला, इसी को तो समझना था। ये तो हम अंदर से थे। इतना लगता है ना, ये इतना धर्म वरम ये सब समझने तो बहुत बच रहा है, ये तो बहुत इजी है। मुझे ऐसा लगता है मानव धर्म तो आप समझ में आता होगा, बहुत इजी अंदर ही है मेरे। हमारे जो प्राचीन काल के जागरूक मानव थे वो संसार में मिक्सअप क्यों नहीं हो पाए? हम्म, क्योंकि आप महसूस करते हो तो आप साधारण मानव होने के बावजूद भी आप मिक्सअप नहीं हो पा रहे संसार में। क्योंकि जागरूकता का जब प्रकाश फैलता है ना, तो आप अंधकार में तो मिक्स नहीं हो सकते एटलीस्ट। ये बात तो तय है, आप स्वीकार नहीं कर सकते उस चीज को। आप ये तो स्वीकार करोगे कि अंधेरा उजाले का एक पक्ष है, ये तो स्वीकार करोगे, पर हम्म, अंधेरे में रहना स्वीकार नहीं करोगे। बिल्कुल पक्ष नहीं। तो बनकर समझोगे, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन सकते अंधकार का। क्योंकि अंधकार से अंधक उत्पन्न होते हैं। हम्म, अंधकों ने आज मैंने देखा पूरी था। धरती को विनाश की तरफ धकेल दिया है। कहाँ रहेंगे जाके, नष्ट हो जाएगी। अब देख रहे हो आप, नष्ट नहीं हो रही धरती हमारी। जरा हाल देख लो, पिछले साल हिमाचल, गढ़वाल, ये जो तथाकथित तीर्थ यात्री हैं, इनका इनके कारण कितना दुर्गति हो पड़ी है पूरी पहाड़ों की।
पहाड़ नष्ट होते जा रहे हैं दिन पे दिन। अगर अभी ये मनाली में बादल फटे। पहाड़ों की तरह तीर्थयात्री ना जाते होते तो ना तो वहां सुरंगें बनती, ना कोई विनाश कार्य होता। वो विकास कार्य नहीं हो रहा, विनाश कार्य हो रहा है वहां पे। 60-66 सुरंगें तो हिमाचल में बना दी, 70 से ज्यादा सुरंगें बना दी गढ़वाल में, मतलब उत्तराखंड में। और अब लद्दाख को बर्बाद करने की भी तैयारी है, लद्दाख में भी सुरंगें बनाए पड़े हैं। तो क्या हालत होगी बताओ, कहाँ जाएंगे। और अगर पहाड़ बर्बाद हो गए तो पीने का पानी भी नहीं मिलने का, और हीट इतनी बढ़ जाएगी कि आप जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये दुष्ट लोग धन के लालच में बर्बादी किए जा रहे हैं। और बादल फट क्यों रहे हैं? केवल डैम के कारण बनते हैं बादल। इवेपोरेशन होता है, इतने बड़े बड़े डैम बना दिए, और टिकावा पानी, इवेपोरेशन होता है, फिर बारिश होती है। और चूंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं वहां, इतने व्हीकल जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं इतनी हो रही हैं, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, इतनी हीट बढ़ा दी वहां पे। जहां स्नोफॉल होती है वहां बारिश होती है। अब ग्लेशियर के ऊपर अगर बारिश हो गई तो ग्लेशियर पिघलेगा, उससे ज्यादा पानी आएगा। डैम बना रखे हैं, डैम के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, बाढ़ आएगी। जितनी बाढ़ आई है डैम के दरवाजे खोलने के कारण ही तो आई है, अपने आप से थोड़ी आई है। लोभी मानव ने बिजली के लालच में इतनी तबाही डाल दी सबकी जान को। भारत में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जो डैम के कारण तबाह ना होता हो। हर जगह देख लो आप, इधर नंगल डैम खुल जाता है, पंजाब पानी में डूब जाता है। उधर वहां का नर्मदा डैम खोल देते हैं तो ये तुम्हारा गुजरात, ये पूरा पानी में चला जाता है। इधर महाराष्ट्र का डैम खोल देते हैं, महाराष्ट्र पानी में डूब जाता है। इधर वो हथनी कुंड खोल देते हैं, दिल्ली पानी में डूब जाती है। तो क्या मतलब विकास है? व्हाट इज दिस? यहाँ क्या कर नेपाल रहे वाला करते हैं तो बिहार डूब जाता है फिर। हैं? बिहार भी डूबता है, सब जगह बांध के कारण डूब रहे हैं। नेपाल के पास पूरे बांध नहीं वर्ल्ड में बना है। अगर बाढ़ आ रही है, वो बांधों के कारण बाढ़ आती है, बांध के कारण। और भारत में बादल तो इसीलिए फटते हैं क्योंकि यहाँ पागलों की भीड़, भीड़ पे भीड़ पागलों की वहां पहुंच जाती है तथाकथित धर्म के नाम पे। और उस एरिया में इतनी हीट बढ़ जाती है, वो बादल ही फट जाता है। गर्मी, गर्म हवाएं जब बादलों से टकराती हैं तो फटते हैं बादल। साइंस यही कहती है ना। और वो पूरा का पूरा पानी गिरता है, एक सैलाब आता है। देखो कल, कल से अब तक 3 बादल फट चुके। शिमला में फटा, कुल्लू में फटा। मनाली मनाली कौन सी? 3 बादल तो कल में फट गए 24 घंटे के अंदर। आज मनाली में फटा है। आज मनाली में फट गया लो। कुल्लू कुल्लू, मनाली में। शिमला, और एक वो कौन सी जगह थी, 4 जगह हो गए अब। और पिछली बार तो समझ लो पूरी मनाली तबाह कर दी थी, मतलब पूरा हिमाचल ही तबाह कर दिया था इन्होंने। उत्तराखंड में टिहरी में बादल फटा, ऐसे ही सब भाई डूब वो जा रहे हैं। इसलिए फट रहा है ना, देखो टिहरी का डैम तो इतना बड़ा है, अगर ये टूट गया ना तो हमारे इधर मेरठ में 45 फीट पानी होगा, सब डूब मर जाएंगे हम तो। छुट्टी ले। भैया जो इस बेल्ट में रहने वाले हो, जल्दी जल्दी जागरूक हो जाओ। बिना जागरूक हुए मर गए तो भूत बन के घूमते फिरोगे इधर उधर। और किताबों में प्रलय लिखा हुआ, ये पानी की प्रलय से मरेंगे लोग। पुरानी किताबें तो यही कह रही हैं। बाइबल हम्म। ये कहती है, बाइबल में तो जिक्र है ही प्रलय का, कि हर बार जो है पानी से ही खत्म होती है सृष्टि। क्योंकि क्या कहते हैं, 80% पानी है यहाँ पे। क्यों? साइंस जिसने पढ़ी है बता दो भाई, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं। 70 हाँ, 3/4, 70 3/4। 3/4 पानी है तो भैया जल प्रलय में ही 70%। बांध इन्होंने तैयार कर रखे हैं। और चाइना के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, और वो बांध इतना बड़ा है कि उसने धरती के घूमने की गति भी कम कर दी है। मैं उस दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं कहा देखो कितने लुच्चे हैं ये लोग। इतना लालच है, इतना लालच है कि कुछ भी कर देते हैं। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर तो चाइना ही पूरा डूब गया था पानी में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग इनकी पानी में चली गई, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा बांध चाइना में है।
सबसे ज्यादा। तो वो तो सबसे ज्यादा खतरे में होता है। उनकी फोटो आपने देखी होंगी, मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड थी, उनमें भी पानी भरा हुआ था यहाँ गले तक, गले में फंसे हुए थे लोग मेट्रो ट्रेन में। पिछले साल की फोटो। हाँ है। तो ये पिछले जो साल सारी बहुत ज्यादा था। घटनाक्रम हो रहे हैं, ये प्रकृति क्या बताना चाह रही है, मैं इसलिए बाने जिक्र छेड़ा था। प्रकृति एलिमिनेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर चुकी है इस काल में। अब देखो कंटिन्यूअस, आज पूरे वर्ल्ड में बाढ़ आई हुई है, जगह 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 पूरी दुनिया में बाढ़ आई हुई है। आप गौर करो, अगर आपके पास न्यूज हो, कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यहाँ पे फेसबुक पे, छोटे छोटे वीडियो पूरे वर्ल्ड में से आ रहे हैं, जगह जगह पूरा वाटर लॉगिंग और तबाही और बाढ़। ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत यही दे रहे हैं कि एलिमिनेशन राउंड का बटन दब चुका है। तो जागरूक लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई शरीर त्यागने से पहले सारे चूहों को उठा के बाहर फेंक दो, वरना बड़ा कष्टकारी है, बहुत कष्टकारी होगा। एलिमेंट्स के जरिए भी मृत्यु होने की संभावना पूरी है। आप देखो आगजनी कितनी हो रही है। अब ये लिथियम बैटरी निकाल के लाए भारत में, 370 की धारा, 370 का एक आर्टिकल, एक पार्ट हटाया, बी पार्ट। और उसमें ये हटाने से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग जमीनें खरीद सकते हैं। तो जमीन किसने खरीदी? अडानी। किस लिए? लिथियम को बाहर निकालने के लिए। तो यह कानून किसने बनाया? गडकरी ने, कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। मैं आपको एक दो वीडियो डालूंगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के। एक हादसा हुआ, दिखाया गया उसमें, दो तीन जगह के, दो जगह के, तीन जगह के हैं। लिथियम बैटरी वाली कार आग पकड़ गई नीचे से, और वो रुक ही नहीं रही है। लिथियम रिलीज हो रहा है बैटरी में से, और पूरी धधक रही है आग बिल्कुल, क्योंकि लिथियम बैटरी रखी हुई है पिछली वाली सीट के नीचे इन्होंने। ये जो, अब आपको और एक बात बता दूं, ये जो हाइब्रिड कार आ रही है, हाइब्रिड, बहुत से लोग समझ सकते हैं उन्हें क्या है उसमें। उसमें लिथियम बैटरी है और पेट्रोल। पेट्रोल से 60 की स्पीड तक गाड़ी चलेगी लिथियम बैटरी से। 60 से ऊपर आप चलाओगे तो पेट्रोल से चलेगी। और जब वो चलेगी तो उसमें इन्होंने डायनोमो सिस्टम लगा रखा है कि लिथियम बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी। तो इसे हम ई पावर्ड व्हीकल कहते हैं। लेकिन इतनी डेडली है कि इनमें हीट के कारण आग लग रही है। और ऐसे रिलीज कर रहा था वो, कार ऐसी रिलीज कर रही थी आग को, जैसे वो वेल्डिंग का, वो देखा है ना, वेल्डिंग का नोजल, उसमें से कितनी तेजी से आग निकलती है, नीली नीली सी लपटें, ऐसे उसमें से रिलीज हो रही थी। कितनी में स्कूटी देख चुका लिथियम बैटरी वाली जो आग पकड़ लेती है स्कूटी। भूल के भी, एक बात मैं बताने जा रहा हूं, जैसे पहले कोरोना के टाइम पे मैंने कहा था भाई इंजेक्शन मत लगवा लेना, तो अब मैं कह रहा हूं भूल के भी लिथियम बैटरी वाली कोई चीज खरीद मत लेना घर में। लैपटॉप में भी लिथियम बैटरी है, मोबाइल में भी लिथियम बैटरी है। अगर आप गौर करें, हीटअप हो जाता है, ओवर चार्जिंग करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगी बैटरी। 90-95 पे चार्ज हुआ और इसे निकाल दो चार्जर, और हाँ, चार्जिंग लगा इसलिए करो। रात में भी मत करो, पता ना चले ऐसे। हाँ, लैपटॉप है, इसके अंदर भी लिथियम बैटरी है। लिथियम एक जेल है और हाईली इन्फ्लेमेबल। और व्हीकल तो बिल्कुल मत खरीदना भूल के भी, बहुत भारी मुसीबत में आओगे। और स्थिति ये भी बनेगी कि पता लगा एक समय बाद अडानी जी की छुट्टी हो गई, अब आपकी कार कनस्तर हो गई, उसमें कुछ लग भी नहीं सकता अब।
अगली सरकार ने सारा नियम बदला, ई व्हीकल उठा के बाहर फेंके और एथनिक फ्यूल पे ही आ गए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से एथनिक फ्यूल खत्म नहीं हुआ है और ना कभी खत्म होने का। ई व्हीकल में तो और ज्यादा पोल्यूशन होता है, जो लोग बोलते हैं लिथियम निकालने में ही तो कितना पोल्यूशन हो नहीं, जाता है। उसके बहुत प्रोसेसिंग में ज्यादा बहुत pollution है। पोल्यूशन। हाँ, उसके पोल्यूशन बनाने में ही बहुत है। और जो सोलर पैनल्स बन रहे हैं उसके बनाने में, प्रोडक्शन में बहुत पोल्यूशन क्रिएट हो दूसरी रहा बात है। बता दूं, अगर कोई ई कार पानी लाता का है, पूरी रात चार्जिंग पे लगती है, होल नाइट चार्ज करते हैं लोग उसे, आवाज आती रहती है। मुझे पहली बार पता लगा, हमारे पड़ोस में किसी ने कार ले ली, तो उन्होंने भी अक्लमंदी क्या दिखाई कि जो पोल है बिजली का वहीं पे उन्होंने जुगाड़ कर लिया, तार वार ला के वहां बॉक्स बनाया और तार कार को वहीं खड़ी कर देते हैं। तो एक बार मैं घुमा रहा था अपने डॉग को, तो बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी जैसे मोटर चल रही हो। तो मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा भैया तुम्हारी जो गाड़ी में ना बड़ी अलग अलग तरीके की आवाज आ रही है, देख लो आगे कहीं ये कुछ हो ना जाए इसमें। वो आए, बोले कोई बात नहीं, ये तो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें ऐसे ही आवाज आती है। उन्होंने अपने घर से 50 मीटर दूर खड़ी करके जुगाड़ बना रखा था, उन्हें पता था अगर घर में करा हो सकता है ब्लास्ट ना हो जाए। भैया तो यहाँ पे हुआ है ना इधर हाँ एक अपना बैटरी कैरी कर रहे थे वो, और अपने घर लेके जा रहे थे चार्जिंग के लिए, तो उसमें लिफ्ट में शायद मैग्नेटिक होता है, तो वो ब्लास्ट हो गया वो बंदा। हाँ हाँ तो हाँ। ओह माय गॉड। उसने पूरा मैग्नेट बना दिया ना उसके अंदर लिफ्ट में, कितना भयंकर ब्लास्ट हुआ, मर ही गया वो बेचारा। हाँ तो जी। ये बहुत डेंजरस आइटम है ये बैटरियां। तो इसलिए अभी सब लोग कहेंगे नहीं ये बड़े फायदे हैं, मैं उस दिन भी सब इंजेक्शन के फायदे गिना रहे थे बहुत सारे लोग। हुआ क्या, निकला क्या एंड में। और ये भी वही मामला इंजेक्शन वाला ही है, लिथियम बैटरी का। ई व्हीकल का मतलब एंड करने वाला व्हीकल, एंड कर देगा किस दिन। आप बड़े मजे से चड्डी खा रहे हो उस पे, पता लगा सीट के नीचे आग लग गई। दरवाजा लॉक। और गाड़ी के अंदर भी पैसेंजर सीट के पीछे ही नीचे लगा रखी है पूरी बैटरी इन्होंने, और उसका वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ने से क्या हुआ है, मान लीजिए पेट्रोल डीजल की कार है 1 टन की, 1000 किलो की, लिथियम बैटरी डालते ही, क्योंकि हैवी बहुत होता है लिथियम, तो वो बन गई पता लगा 1500 किलो की। अब सबसे ज्यादा पोल्यूशन के पार्टिकल कहाँ से आ रहे हैं, जो टायर हैं टायर, इतने लोड पे वो सड़क पे चल रहे हैं, और उनसे जो घिस के जो टायर का वो रिलीज हो रहा है पार्टिकल, वो तो पेट्रोल डीजल से निकलने वाले पोल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक है। इधर कोई देखता नहीं है, ये गवर्नमेंट को तो माल चाहिए, उन्हें क्या लेना देना इस बात से। इस ये पिछले 10 साल से आपने इस गवर्नमेंट को देखा होगा, इस सरकार को नागरिकों की कोई चिंता कभी है ही नहीं किसी भी लेवल पे। और ये बिल्कुल ई नहीं है। व्हीकल का खेल मैं बता रहा हूँ, सरकार बदलने तक है बस। जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं वो बाद में खून के आंसू रोएंगे। पेट्रोल व्हीकल मिल जाएगा 10 लाख का, ई व्हीकल मिलेगा 18 लाख का, और है कनस्तर। अगर बैटरी खत्म तो आपका कनस्तर बन गया पूरा। फिर उसमें उसमें बैल लगाने पड़ेंगे, बैल चलाएंगे फिर उस गाड़ी को। सच्ची में बैल ही चला सकते हैं भाई, कम से कम शान भी बनी रहेगी। भाई हम ना अपने देश को पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं, बैल लगा दिया एक आगे, या भैंस का झोट्टा लगा दिया उस। फ्रेंडली। मैं आने वाले समय की कल्पना कर रहा हूँ इन व्हीकल्स का क्या होगा, झोट्टे लगेंगे इनमें आगे। छोटा। वेरी नाइस। या मर्सिडीज ले रखी है ई वाली, पर लगा चला रहा है झोट्टा या घोड़ा, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इसका फ्यूचर बढ़िया नहीं है आने वाले टाइम में, हालांकि पूरी जान लगा रखी है, ये ले आओ वो ले आओ वो ले आओ, क्योंकि इट इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन ऑफ मनी इन द नेम ऑफ व्हीकल्स। 10 लाख की आइटम के 18 लाख ले रहे हो, तो समझ लो एक्सटॉर्ट कर रहे हो ना, पब्लिक का पैसा खून चूस रहे हो ना। और डेंजरस आइटम है, बहुत डेंजरस है लिथियम।
छोटी मोटी चीजों के लिए तो ठीक है, लेकिन जहां इसे बहुत बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो मामला खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको समझ में कब आएंगी? जब हम अपनी चेतना को जागृत रखेंगे। आप साइंस के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप मैथ्स के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं। पर आप जागृति के रास्ते पे हो, आपकी चेतना जागृत है। जिस चीज पे आपका फोकस जाएगा उसके रिफ्लेक्सेस आपके हार्ट में आने ही आने हैं। उसकी सूचना तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी मिलेगी कि ये हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है। ठीक है, आपको टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स नहीं मालूम, आपको इक्वेशंस नहीं मालूम, पर आपको अंदर से तो ठीक नहीं लग रहा ना कि यार ये लेना ठीक नहीं है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। जब ये इंजेक्शन का चक्कर चल रहा था, सारे लोग तो जबरदस्त, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रोपोगेशन किया गया। जब ये आया भी नहीं था, अगर आपको याद हो, उससे पहले मैंने आप सबसे क्या कहा था? छेड़ना मत इसको, हाथ मत लगाना, ये चीज ठीक नहीं है। जबकि तब तक मेरे पास इसकी सूचना तक नहीं थी, इसका डेटा नहीं था कि ये इंजेक्शन क्या है, कौन सी वैक्सीन है, इसका इसका पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, कुछ नहीं पता था। ये तो सब बाद में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन पहले ही इंस्टेंस में हृदय में ही आया, इट हैज कम फ्रॉम द डार्कनेस। यानी कि शैतानों की नगरी से इजाद की गई है ये, और ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है। पहले से ही पता लग गया, अंदर एहसास हो गया इस चीज का। जो लोग माइंड ओरिएंटेड थे, जो माइंड से चलते रहे, वो फंसे। जिनके हृदय जागृत थे वो नहीं फंसे। क्लियर कट बात है बिल्कुल। तो ये बात सत्य है, और इस बात को हमें अपने अंदर से, आधी समस्याएं आपकी जिंदगी की तो ऐसे ठीक हो जाती हैं जब आपको समझ में आने लगता है क्या चीज ठीक नहीं है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना। हाँ तनु, बिल्कुल सही है, बहुत परेशान है वैक्सीन से लोग। हेल्थ इश्यूज, बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं लोगों को, जो सॉल्व भी नहीं हो रहे। डिटॉक्स करना इतना आसान नहीं है। किसी ने अगर ले भी लिया गलती से, तो किसी अच्छे होम्योपैथ की शरण में चले जाओ। होम्योपैथिक में, या बहुत अच्छे कोई आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके पास इसे डिटॉक्स करने का प्रोसीजर है। एलोपैथिक में डिटॉक्स करने का कोई प्रोसीजर नहीं है इसमें। और अब तो सैचुरेशन आ चुका होगा, टाइम बहुत निकल गया। तो उसी वक्त की डिटॉक्स करने की बात थी, जब लगा ही लगा था तभी डिटॉक्स करना था। लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा उतना तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। मैंने बड़े सारे आर्टिकल शेयर किए थे, बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनके, कि भाई ये वाली ड्रॉप्स लेना शुरू कर दो। लग गया, कोई बात नहीं। अपने पूरे खानदान में भेजा मैंने सर्कुलेट करके, सब ने मुझे मूर्ख समझा। अब रोज अखबारों में खबर छपती है तो चेहरे का रंग उड़ा होता है। जैसे कोरोना के टाइम में था ना, कहीं मैं तो नहीं, जाने वाला तो नहीं हूं मैं। मेरा सारी नंबर दुनिया कब के आएगा? लोग कहने लगे थे, वह तू तो मरने वाला है, तू तो कभी भी मर सकता है, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो अब जो ये इसके साइड इफेक्ट के अखबारों में खबरें वबरें टीवी पे आ गई, तो लोगों के दिल ऐसे ऐसे धड़कते रहते हैं। जैसे B12 डेफिसिट होने पे हृदय की धड़कनें बढ़ी रहती है ना, बिना बात के। ऐसी लोगों की धड़कनें बढ़ती रहती हैं कि पता नहीं भैया किसी भैया चीज कहाँ। पहले वैक्सीनेशन लगवाने के लिए डर रहे थे कि कोरोना ना आ जाए, और अब वैक्सीनेशन से ज्यादा डर रहे हैं कि अब उससे अब कुछ तो ना हो जाए। अब तो डर ये है कि किडनी जा सकती है, कि हार्ट जा सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है। अब तो कुछ भी हो सकता है, सिरोसिस भी हो सकती है, लीवर भी डैमेज हो सकता है, वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। ये बात तो तय हो चुकी। कुछ भी डैमेज हो सकता है, और कभी भी डैमेज हो सकता है समय आने पे।
इन्होंने करा भी तो बड़ा खतरनाक काम, पूरी बॉडी के जो सुरक्षा कवच होता है उसे चीर कर भीतर में डाली है वैक्सीन। अगर सरफेस पे डाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा चीर दिया उन्होंने तो पूरा सुरक्षा कवच। सबसे खतरनाक काम तो यही किया। अगर देना ही था थोड़ा ओरली दे देते, साला ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दी, सीधा आपके आपके उसको बोन मैरो को इफेक्ट किया है। अब वहां पर ऐसी चीजें आ गई हैं, वहां से ठीक होना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे को पता है एक डॉक्टर ने रिसर्च करके कहा था जिसे कोरोना हो गया है चिंता ना करें, कोई वैक्सीन ना लगाएं, क्योंकि कोरोना होने के बाद एक कौन सा सेल बताया था उसने, ये एक्टिव हो जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए वो कोरोना नहीं होने देगा। आपके पास नेचुरल पावर है ये। शायद टी सेल्स की बात करी थी सुमेधा बहन किसी ने, और एम्स का डॉक्टर था कोई, जी भैया। वो कह रहा था कि ठीक है। पूरी जो जिंदगी थाइमस के जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, जो हृदय चक्र में जो ग्लैंड होता है थाइमस, हाँ हाँ वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, टी सेल्स। हाँ हाँ, वो कह रहा था कि ये आपकी बोन मैरो में रहेगा और कभी भी अटैक नहीं होने देने का, लाइफ टाइम पूरी जिंदगी के लिए आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट टेक वैक्सीन नाउ। अगर हृदय आप चक्र के पास जो वो थाइमस ग्लैंड होता है, उसकी हाँ प्रॉपर्टी होती है कि उसके सेल्स में मेमोरी होती है। तो कोई हाँ इन्फेक्शन मेमोरी, अगर कभी भी हुआ है तो वो हाँ फिर दोबारा से नहीं होता, क्योंकि वो जल्दी जल्दी एंटीबॉडीज बनाते हैं फिर। यस यस यस, और हर अटैक को दूर कर देते हैं। लेकिन इन्होंने तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया ना सुरक्षा चक्र का पूरा, इसलिए तो प्रॉब्लम हो गई। और जो एंटीबॉडीज हैं वो कंफ्यूज हो गए, पहले तो उन्हें उनसे ही लड़ना पड़ रहा है, और इन नेचुरल एंटीबॉडीज को ही तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैसे कीमो डिस्ट्रॉय कर देती है कैंसर में, कीमोथेरेपी। जसलीन 1 मिनट रह गया है, एंड करेंगे सेशन। आज एक और होमवर्क मिला, मरा हुआ चूहा ढूंढना है। 6 महीने तक का प्रोग्राम है, हर बार हर सेशन में पूछूंगा कोई मिला। इसी के साथ जय श्री माता दी सभी को, फिर मिलेंगे अच्छा। मरे हुए चूहों के साथ अगले हफ्ते। बाय बाय, जय श्री माता जी। जय श्री माता जय दी। श्री माता जय जी। श्री माता जी। बस मैं आ जय गया। श्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूहों को ढूंढो, शूट एट साइट, ढूंढो और मार दो और बाहर फेंक दो उन्हें निकाल के, आज वरना भी तो मरे हैं भैया चूहे। मरे तो मरना तो पक्की है भाई। भाई पूरा ना वो क्या डाला जाता है घर के अंदर, किसी को बुलाते हैं ना भाई चूहे भगाने वाले को, क्या